हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अपना 110% अपना दे रहे होंगे आप। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जाना। ठीक है, उसके एक दो क्वेश्चन और हैं, वो हम कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं ये एनडीए के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करें, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैच करें, तो हमारे a की जो वैल्यू बनती है वो 1 बनती है, b की जो यहाँ पे वैल्यू बनती है वो माइनस 2p बनती है, और c की जो वैल्यू बनती है वो हमारी बनती है p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस 2qr और माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है भाई, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट हमारा b होता है, और कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं होता है वो सारी वैल्यू हमारी c की होती है। तो अगर हमारे पास ये आ गया है तो नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें d को देखना पड़ेगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो माइनस 2p का होल स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 और c की वैल्यू रखते हैं p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस 2qr और माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 4p स्क्वेयर, इसको हम माइनस 4 से सबको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर माइनस 8qr और प्लस 4r स्क्वेयर। ठीक है, हम ये देख पा रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता है 4q स्क्वेयर माइनस 8qr और प्लस 4r स्क्वेयर। तो इसमें से अगर हम देखें 4 कॉमन लेके तो ये बचता है q स्क्वेयर माइनस 2qr और प्लस आर स्क्वेयर, और ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी किसकी, q माइनस आर के होल स्क्वेयर की। तो ये हमारे d की वैल्यू आ गई है। अब हमें d देखना है क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। भाई देखो, अगर आप देख पा रहे हैं ये भी पॉजिटिव है, और किसी चीज का होल स्क्वेयर, किसी भी चीज का होल स्क्वेयर क्या होता है, वो भी पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर q इज नॉट इक्वल टू r है तब तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो d की वैल्यू है वो क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी अगर q इज नॉट इक्वल टू r है। क्योंकि भाई ये इक्वल टू 0 तो तभी हो सकता है जब q और r आपस में इक्वल होंगे, और अगर वो आपस में इक्वल नहीं है, किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि इफ q इज नॉट इक्वल टू r, तो आप बोल देना d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। उसके साथ साथ ये ऑप्शन भी लिखा है, ये बात भी हम देख सकते हैं कि जो d की जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि आप ये देखिए ना कि ये 4 जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये तो होल स्क्वायर में ये तो स्क्वायर नंबर है ही। ठीक है, तो ओवरऑल d की वैल्यू भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसी है। ठीक है, तो d एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, d ग्रेटर देन 0 भी है। अगर क्वेश्चन में, अगर किसी ऑप्शंस में या क्वेश्चन में हमें ये गिवन हो कि p q r आपके कैसे नंबर्स हैं, आपके रैशनल नंबर हैं, तब तो हम ये क्लेम कर देंगे कि जो इसकी रूट्स होंगी वो रैशनल नंबर होंगी। लेकिन अगर ऑप्शंस में ऐसा गिवन नहीं है तब हम सिंपली इतना बोल सकते हैं कि इसकी जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। और अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि q इज इक्वल टू r है, तब हम ये बोल देंगे रियल एंड इक्वल रूट्स होंगी। तो ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी है यहाँ पे कि रूट्स रियल तो होंगी ही होंगी, वो तो d ग्रेटर देन 0 आया ही है, वो डिस्टिंक्ट होंगी अगर q नॉट इक्वल टू r है, और अगर q इज इक्वल टू r है तो रूट्स आर इक्वल। ठीक है, और अगर p q r तीनों वैल्यूज रैशनल हैं तो रूट्स भी कैसी होंगी, रैशनल होंगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसकी रियल रूट्स हों
तो a की वैल्यू क्या होगी, इसकी इक्वल रूट्स हो तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और इसकी अगर इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट हो तो a की वैल्यू क्या होगी। भाई तीनों ही जो नेचर है रूट्स का वो किस पे डिपेंड है, वो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू पे डिपेंड है। तो सबसे पहला टास्क तो हमारा ये है कि d को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम d को कैलकुलेट करने जाएं तो d यानी कि पहले हम तीनों कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a कितना है 1 है, b कितना है -8 है, और c कितना है a² -6a है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा आता है b² -4ac को सोल्व करके, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये -8 का स्क्वायर और -4 टाइम्स ऑफ 1 और a² -6a, और ये हमारे पास आ जाएगा 64 -4a² और +24a। और इसमें से अगर हम जो है -4 कॉमन लें तो ये बन जाएगा a² और -6a और -60, ये बन जाएगा हमारे d की वैल्यू। अब d की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रूट्स रियल होंगी, इक्वल होंगी या इमेजिनरी होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, >= 0 होनी चाहिए। रियल रूट्स तो तभी आती है ना, यानी कि हमें -b और a² -6a -16 इसको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, >= 0 इंश्योर करना पड़ेगा। और अब आ जाता है कंसेप्ट इनइक्वालिटी को सोल्व करने का, यानी कि वेवी कर्व मेथड। और वेवी कर्व मेथड हमने अच्छे से सीखा था। वेवी कर्व मेथड लगाने का सबसे पहला जो है वो ये था कि यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस -4 को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा a² -6a -16। 0 को -4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगी, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने की वजह से इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और अब हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके जो है फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² -8a +2a और -16 इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, a कॉमन लेके a -8 और इसमें से 2 कॉमन लेके a -8 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि एक फैक्टर बनेगा a -8 और दूसरा फैक्टर बनेगा a +2, और ये क्या हो गया, a इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेनी है, उस पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट -2 और 8 प्लॉट कर लेना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएंगे, जो भी आपके लीनियर फैक्टर्स हैं उनको इक्वल टू 0 रखिए और देखिए कि आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप एक वेव बनाना चाहें तो बना सकते हैं, डायरेक्टली सोल्व करना चाहें तो डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। फिर हमने कहा था पहले वाले में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आएगा, दूसरे वाले में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई जब इस 8 को क्रॉस कर रहे हो ना, जब इस 8 को क्रॉस कर रहे हैं तो 8 वाली जो है इसकी पावर देखते हैं, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर ओड है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जब -2 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इसकी पावर भी 1 है, और फिर से साइन चेंज हो जाएगा और प्लस आ जाएगा। अच्छा, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम तो यहाँ पे >= 0 ढूंढ रहे हैं। नहीं भाई, फेवी कर्व लगाने के लिए हमने इसको लेस देन इक्वल टू 0 बना दिया, कुछ स्टेप्स के बाद ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, तो अब हम इसको लेस देन इक्वल टू 0 को ही देखेंगे। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि हमें ये वाला इंटरवल चाहिए। तो अगर रूट्स रियल करानी है तो d> 0 होना चाहिए, और उसके लिए a की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करनी चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है a मस्ट बिलोंग टू अच्छा क्लोज इंटरवल ले लेंगे, -2 से लेके 8 तक। क्लोज इंटरवल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सिर्फ रियल रूट्स बोला है। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ क्वेश्चन में, अगर फर्स्ट पार्ट में ऐसा बोला होता रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, स्ट्रिक्टली > 0, यहाँ पे फिर क्या आया होता, स्ट्रिक्टली < 0, तब हमारा आंसर क्या होता,
a बिलोंग्स टू -2 से 8 ओपन इंटरवल, तब हम जो है कॉर्नर पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि -2 और 8 पे अगर आप देखोगे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 की जरूरत किस में है, नेक्स्ट पार्ट में हमें जरूरत है, सेकंड पार्ट में। तो अगर फर्स्ट पार्ट में ये लिखा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो आप बोलेंगे a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, और खाली रियल रूट्स लिखा है तो आप उसमें ग्रेटर देन 0 भी और इक्वल टू 0 भी दोनों पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, और क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये बात है। सेकंड में बोला है इक्वल रूट्स। अच्छा, इक्वल रूट्स कब आएंगी? इक्वल रूट्स हमारी आएंगी जब d इज इक्वल टू 0 होगा, और इसकी तो दो रूट है, एक a इज इक्वल टू 8 और एक a इज इक्वल टू -2। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए a इज इक्वल टू 8 और -2 के लिए हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन की क्या होने वाली है, इक्वल रूट्स होने वाली हैं, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दिखाना है। थर्ड पार्ट हमारा कहता है कि हमें ये चेक करके बताना है कि इमेजिनरी रूट्स कब होंगी। इमेजिनरी रूट्स के लिए हमें क्या दिखाना होता है? इमेजिनरी रूट्स के लिए हमें दिखाना होता है d लेस देन 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बात देखो ना आप, कि इस वाले इंटरवल में अगर हमारी पॉजिटिव रियल रूट्स आ रही हैं, तो इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में क्या होने वाला है, उसका अपोजिट केस होने वाला है। भाई आप इस इनइक्वालिटी को फिर से स्टार्टिंग से सोल्व करेंगे, इसके लिए d लेस देन 0, इसका अपोजिट केस ही तो है। तो हम थर्ड पार्ट का आंसर दे सकते हैं इस तरीके से, किस तरीके से, a बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 ओपन, और यूनियन ओपन 8 से लेके इन्फिनिटी पे ओपन। इस इंटरवल में अगर a की वैल्यू होती है तो हमारा d कैसा आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आएगा। ठीक है, एंड पॉइंट्स -2 और 8 इंक्लूड नहीं किए हैं मैंने, क्योंकि वहां पे एंड पॉइंट्स पे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमें इज इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें स्ट्रिक्टली लेस देन 0 चाहिए। और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 करने के लिए इस इंटरवल में कोई भी a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी रूट्स कैसी आएंगी, हमारी रूट्स इमेजिनरी आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए में इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने एक ही इक्वेशन के साथ आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए, ये मान लीजिए आप। ठीक है, चलिए, एक ये हमारा एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको आई थिंक 2022 के फर्स्ट या सेकंड में मिल जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमारे पास है px² प्लस qx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये जो दोनों p और q हैं ये बिलोंग करते हैं इस सेट में। p और q की जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है कहाँ से, 1 2 3 4 में से कोई एक है, मतलब p की वैल्यू या तो 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, और इसी तरीके से q की वैल्यू भी 1 2 3 4 में से कोई एक वैल्यू है। अब कहता है कि p और q की अलग अलग वैल्यू लेके ऐसी कितनी इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं ताकि उन इक्वेशंस की जो रूट्स होंगी वो कैसी होनी चाहिए, रियल रूट्स होनी चाहिए। मतलब आप इन चारों में से p और q के लिए कौन कौन सी वैल्यू चूज करके और यहाँ पे फिट करके कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3, ऐसे कितनी अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हैं ताकि इन सब की जो रूट्स हैं वो कैसी हों, वो रियल रूट्स हों। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो समझते हैं इसको, करते हैं इसको, यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है px² प्लस qx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे a की वैल्यू तो हमें p दिखाई दे रही है, b की वैल्यू हमें q दिखाई दे रही है, और c की वैल्यू हमें 1 दिखाई दे रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, और हमें क्या बोला गया है, रूट्स कैसी हैं, रियल रूट्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि p² माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करें तो q² माइनस 4 टाइम्स ऑफ p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं
क्यू स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 4p से बड़ी होनी चाहिए। इतना हमने जो है देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई हमारे जो ये p और q की जो वैल्यू है वो कहाँ से उठानी है हमें, वो हमें उठानी है 1, 2, 3 और 4 में से उठानी है। और किस तरीके से उठानी है ताकि ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। इसी को लिख लेते हैं कि क्यू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p होना चाहिए, और साथ में p और q की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 में से होनी चाहिए। इतना आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं। देखो भाई मैं एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ, किसके लिए, p और q की वैल्यू के लिए, ठीक है। q और p की वैल्यू के लिए एक चार्ट बना लेता हूँ। अगर जो मैं सीधा ही लिख लेते हैं, यहाँ पे p और यहाँ पे q। अगर जो मैं p को 1 ले लूं, p को 1 लिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाएगी। तो अब ये बताइए p की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या q की वैल्यू क्या हो सकती है। क्या q की जगह 1 पुट कर सकता हूँ, क्या 1 का स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, नहीं। क्या 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, होगा। भाई इसमें इक्वल टू वाली पॉसिबिलिटी है, तो q को या तो 2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं भाई 3 का स्क्वायर भी तो 4 से बड़ा हो रहा है, तो इसको q को 3 भी ले सकते हैं, और 4 का स्क्वायर भी तो 4 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इस इक्वेशन में इस p की वैल्यू फिक्स कर ली, इस p की वैल्यू मैंने क्या फिक्स कर ली, 1 फिक्स कर ली, तो उसकी वजह से ये इक्वेशन या इनइक्वालिटी क्या बन गई, क्यू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे q की कौन कौन सी वैल्यू मैं ले सकता हूं जो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करेगी। भाई 1 लूंगा तो 1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो गलत हो जाएगा, 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें इक्वालिटी वाली पॉसिबिलिटी भी है, 3 स्क्वायर भी ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, और 4 स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो p q की वैल्यू मैं इनमें से जो है कोई भी एक ले सकता हूं 2, 3, 4 में से, ठीक है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ जाती है, 2, 3, 4 की। ये बात होगी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूं, p की कोई और वैल्यू लेके देखता हूं। p को अगर मैंने 2 लिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 8। तो अब क्या मैं q को 1 ले सकता हूं, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्या मैं 2 ले सकता हूं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या मैं 3 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। और क्या मैं 4 ले सकता हूं q को, बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहाँ पे q के लिए या तो 3 या फिर 4। और इसी तरीके से इसी पैटर्न पे चलते हुए अगर मैं p की वैल्यू 3 फिक्स कर देता हूं तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाती है क्यू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 12 तो गलत हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पे q की वैल्यू के लिए 4 ठीक रहेगा। और फाइनली अगर मैं फाइनली अगर मैं p को 4 लेने की कोशिश करूं तो यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। और इसमें से मेरे को क्या मिल सकता है, 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। भाई इक्वल टू वाली पॉसिबिलिटी भी तो है ना, तो इक्वल टू है तो भी चलेगा मेरे को, तो 4 के लिए भी 4 हो सकता है। तो अब बताइए p और q की कितने पेयर बन रहे हैं, p और q की कितनी वैल्यूज के पेयर बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 1,2, 1,3 और 1,4। 3 इक्वेशंस तो यहाँ से मिल जाएंगी, 3 इक्वेशंस तो इनकी हेल्प से जनरेट कर लूंगा। और क्या क्या है, 2,3, 2,4, 2 इक्वेशंस मेरे को यहाँ से मिल जाएंगी, 3,4 और 4,4, 2 इक्वेशंस इनकी हेल्प से मिल जाएंगी। तो टोटल जो है मेरे को 7 इक्वेशन मिल जाएंगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, यानी कि उसकी रूट्स कैसी होने वाली हैं, रियल रूट्स होने वाली हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखना था। मेरा समझाने में भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है, बट आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इसका, बट इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हैं p q की,
इनमें से ही अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखना है और बताना है 6 इक्वेशन बन सकती हैं, 7, 10 या 12 इक्वेशन बन सकती हैं, और वो सारे केस हमें लेके देखने पड़ेंगे। ठीक है, अल्टीमेट कंसेप्ट क्या काम आया? अल्टीमेट कंसेप्ट तो ये काम आया है कि हमने d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है। ठीक है, अब उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के हमने यूज किया है उस। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका ग्राफ भी होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो दिखता कैसा है, लिख देते हैं। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सी है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx और प्लस c। इसको मैं अगर y इज इक्वल टू ऐसे करके एक फंक्शन की तरह लिखूं, एक फंक्शन की तरह लिखूं, ठीक है, फंक्शन भी पढ़ेंगे हम फंक्शन क्या होते हैं, बट अभी इज इक्वल टू वाई करके मैंने इसको लिख दिया। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, उसके सिर्फ रूट्स का नेचर से ही हम बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, मैं आपको या फिर एनडीए आपको ये नहीं पूछने वाला कि इसका ग्राफ प्लॉट करके बताओ। ठीक है, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं उसके ऊपर जो उसकी एनालिसिस है वो जरूर पूछी जा सकती है या फिर हमारे क्वेश्चन में काम आ सकती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होंगी? जब d इज ग्रेटर देन 0। जब भी आपका d ग्रेटर देन 0 होगा और ये जो पहला कोफिशिएंट है a, ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा, अगर d ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, अगर ये दोनों बातें एक साथ जस्टिफाइड हैं, तो आपका जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व बनेगा या ग्राफ बनेगा वो एक अपर पैराबोला बनेगा। और अपर पैराबोला बनेगा यानी कि वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है? ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है? ये हमारा वाई एक्सिस है। तो जब भी ये दोनों बातें जस्टिफाई होंगी, d ग्रेटर देन 0 होगा और a भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये अपर पैराबोला बनेगा और ये x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट से कट करके जाएगा। ये x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट से कट करके जाएगा। ठीक है, कब? जब ये दोनों बातें जस्टिफाई होंगी। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? ये दोनों पॉइंट्स होंगे एक अल्फा कोमा 0 और एक बीटा कोमा 0। जोन सी छोटी रूट है वो मैंने अल्फा ली है, छोटे वाली रूट को मैंने क्या लिया है? अल्फा लिया है। तो दो अलग अलग पॉइंट से एक्स एक्सिस को कट करते हुए एक अपर पैराबोला बनेगा, एक बाउल जैसी शेप बनेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपकी जो दोनों रूट्स जो आती हैं वो क्या आती हैं? अच्छा, इसका एक और केस है, इसका एक और केस है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक्सिस आपको पता चल ही गया है। ओके, तो ये हो गया। अगर ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, अगर इसके बजाय ऐसा हो जाए, क्या? अगर a लेस देन 0 हो जाए और उसके साथ साथ क्या है आपका d ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ये कंडीशन तो एज इट इज रहे बट इसके बजाय ये वाली कंडीशन आ जाए, तो आपका जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट से कट करेगा और वो डाउन पैराबोला बनेगा। ठीक है, वो कैसा बनेगा? डाउन पैराबोला, दो अलग अलग पॉइंट से कट करेगा और डाउनवर्ड साइड बनेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ए के साइन के ऊपर। ए कौन है भाई? ए को मत भूलना, ए हमारा ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मैं एक बार दोनों के एग्जांपल लिख देता हूँ, दोनों का एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 4 इज इक्वल ये इतना। ठीक है, अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका आपको क्या चेक करना है? इसका आपको चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका आपको चेक करना है a ग्रेटर देन 0 है। भाई यहाँ पे देखो इसका साइन पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, दो अलग अलग पॉइंट से कट करके जाने वाला है। ठीक है, और अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, कैसे? इसी इक्वेशन को मैं ये लिख दूं कि माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और माइनस 4, ऐसे अगर मैं इसको लिख दूं तो इसका जो ग्राफ होने वाला है
वो क्या होने वाला है, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि वो डाउन पैराबोला बनेगा और दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 है, बट इसका a कैसा है, इसका a लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन पे पैराबोला टाइप का कर्व बनेगा। पैराबोला तो हमेशा बनेगा, जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो कर्व है वो पैराबोला ही बनेगा। अब बात ये है कि वो अपसाइड वाला होगा या डाउनवर्ड साइड वाला होगा, और दूसरी बात ये है कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा या दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। ये मैं इस स्लाइड में आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए तो इसके लिए भी हो गया। अब सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस कहता है कि अगर आपकी रूट्स कैसी हैं, नॉन रियल रूट्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अच्छा, ऐसी रूट्स कब आती थी? जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, और अगर उसके साथ साथ आपका a पॉजिटिव है तो आपका जो कर्व बनेगा वो अपसाइड वाला बनेगा और एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा। ये देखो, ये एक्स एक्सिस से ऊपर ही है और बिना उसको कट किए ये उसको यहीं से इसने यू टर्न मार लिया। ठीक है, इसने यहीं से जो है, इसने यहां से ऐसे आया और यहां से इसने यू टर्न ले लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस तो यहाँ पे नीचे रह गया और इसको इसने टच ही नहीं किया। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट केस ले हम, अपोजिट केस क्या ले हम, अगर d लेस देन 0 के साथ साथ अपोजिट केस ये ले लें हम, यहाँ पे दोनों जगह लेस देन 0 है, लेकिन यहाँ पे a लेस देन 0 अगर ले लूँ मैं, तो इसका जो कर्व बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है कि वो नीचे से ही यू टर्न मार जाएगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये जो है नीचे से ही यू टर्न मार जाएगा ऐसे। ठीक है, ये देखो हमारा ये एक्स एक्सिस ऊपर रह गया, इसको इसने टच ही नहीं किया। तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो दो पॉइंट पे कट करेगा। अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपसाइड वाला और या फिर डाउनवर्ड वाला। दूसरा केस हमने देखा नॉन रियल रूट्स वाला, तो उसमें एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, या तो ऊपर से यू टर्न मार जाएगा, नीचे से। ऊपर से तब मारेगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और नीचे से तब यू टर्न मार जाएगा जब a लेस देन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड लास्ट केस बच जाता है हमारा। थर्ड केस क्या है कि अगर आपके जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है और उसके साथ साथ अगर a पॉजिटिव है तो वो अपसाइड पैराबोला बनेगा, कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, और एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, और अगर ऐसा है, क्या है, अगर d इक्वल टू 0 के साथ साथ अगर आपका a लेस देन 0 हो जाता है तो आपका जो कर्व बनने वाला है वो आपका बनने वाला है नीचे से जो है उसको एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा वो। ठीक है, नीचे से एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा वो। तो ये डिपेंड करता है अपसाइड होगा या डाउनवर्ड साइड होगा, ये डिपेंड करता है a की वैल्यू पे। a अगर पॉजिटिव है तो अपसाइड, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड साइड। और एक पॉइंट पे टच करेगा, दो पॉइंट पे टच करेगा या एक भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है या फिर इक्वल रूट है। ठीक है, ये चीज है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं इस क्लास के सबसे मेन टॉपिक पे, जहां से बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ बच्चों को ये चैप्टर टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्टेटमेंट ही बच्चे जो समझ नहीं पाते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है इसके क्वेश्चंस भी आपको लेके आऊंगा एनडीए के, लेकिन अभी के लिए कंसेप्ट ये समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन दी होती है, ये हमारी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें पता है इसकी दो रूट्स होती हैं, अल्फा और दूसरी रूट कौन सी है, बीटा। ठीक है, तो हमसे वो ये पूछ लेता है कि भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। और ज्यादा से ज्यादा अभी तक की जितनी नॉलेज है हमें उसके बारे में क्या पता है, हमें ये पता है कि दोनों रूट्स का सम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए करके, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, सी बाई ए करके। इतना तो अभी तक हमें पता है। ठीक है, लेकिन इस नॉलेज के बेसिस पे, इस वाली नॉलेज के बेसिस पे ये कुछ ऐसी चीजें पूछ लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बताओ। ठीक है, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे कि ऐसे लिखेगा क्वेश्चन कि आपके सामने ये इक्वेशन है
कि एक्स स्क्वेयर और प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसे बोल दिया, और बोलेगा कि इसकी दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हमें बताओ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर कितना होगा। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। अब बच्चे कहेंगे सर दोनों रूट्स निकाल लेते हैं और दोनों का स्क्वेयर कर देंगे और ऐड कर देंगे, या दोनों का क्यूब कर देंगे और ऐड कर देंगे। लेकिन नहीं भाई, ऐसा है, ये इक्वेशन जो लिखी है हो सकता है इसकी रूट्स आप आसानी से निकाल दें, लेकिन बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होंगी, वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि जो है mx स्क्वेयर माइनस m प्लस n x माइनस n इज इक्वल टू 0, फिर पूछ लेगा आपसे अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। तब ऐसी इक्वेशंस की रूट कैसे निकालेंगे। हमने आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन वो पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर वाला किया, वैसी कोई इक्वेशन बना देगा, ए डाल देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की जरूरी तो नहीं है हमेशा ही रूट निकालना पॉसिबल है, तो कुछ तो ऐसे तरीके होने चाहिए, कुछ हमारे पास ऐसे तरीके होने चाहिए जो सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहले में लिखा है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। आपने बचपन में ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी दैट a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आप थोड़ा सा मैचिंग करने की कोशिश करो, यहाँ पे हमसे ये पूछा है। ठीक है, अब ये बताओ क्या हमारे पास दोनों रूट्स का जो है, क्या हमारे पास दोनों रूट्स का सम नहीं है। क्या हमारे पास यहाँ पे दोनों रूट्स का सम नहीं है, बिल्कुल है। और क्या हमारे पास दोनों रूट्स का प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल है। वो तो हम यहाँ से माइनस बी बाई ए करके भाई अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे माइनस बी बाई ए करके, और अल्फा इंटू बीटा करके सी बाई ए करके निकाल लेंगे, और उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 8th 9th क्लास में एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, बस उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है, ये चीज है। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूं कि हमें ये इक्वेशन गिवन होगी, उसकी हेल्प से ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर अगर क्वेश्चन ने अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर पूछा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज है। इसको मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमें पता होगा और ये भी हमें पता होगा, क्योंकि ये हम अच्छे से निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड की देख लेते हैं। सेकंड में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या हो सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये हो सकता है। हमें ये चाहिए तो इसको हम इधर माइनस में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब के इक्वल आ जाएगा। बस हमारे पास सम भी है, ये सम भी है और ये प्रोडक्ट भी है, तो इसको मैं लिख देता हूँ फाइनली यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास सम भी है, ये वाला सम भी है और ये प्रोडक्ट भी है। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास सम की वैल्यू भी है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी है, और उसको यहाँ पे पुट करके हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछा है हमसे। ये कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये देखो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
अब देखो प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही, और ये कहाँ से है, ये यहाँ से देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन में हम निकाल चुके हैं ना। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में जो चीज निकाली है उसको यूज करो यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, या फिर इसको शॉर्ट में कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको यहां से हटा के और फाइनली लिख देता हूं रिजल्ट ये वाला। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट में हमसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि इसको जरूर याद रखना है। अल्फा माइनस बीटा यानी कि दोनों रूट्स जो हैं उनका डिफरेंस पूछा है। अच्छा, अगर आपको याद हो इस इक्वेशन की दोनों रूट्स कैसे आती थी, एक रूट आती थी माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरी रूट आती थी बीटा माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर मैं आपको बोलूं कि आप दोनों को जो है माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दोनों के नीचे 2a है तो 2a लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों रूट्स का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे b और ये माइनस माइनस जो है ये कट जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली डिस्क्रिमिनेंट का रूट अपॉन a बच जाएगा। तो जब भी आपसे दोनों रूट्स का डिफरेंस निकालने को बोला जाए तो आप क्या निकालेंगे, रूट d अपॉन में a। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। और कैसे आया, दोनों रूट्स का मैंने फॉर्मूला लिखा और माइनस कर दिया और सिंप्लीफाई करके देखा, तो फाइनली जो बचता है वो रूट d अपॉन a बचता है। d की वैल्यू आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। भाई ये तो अल्फा माइनस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा होता है, ये तो हमें यहीं से पता है कि दोनों रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी बाई होता है। ये कहाँ से पता है, अभी अभी तो जस्ट कैलकुलेट किया। तो अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर लीजिए रूट डी अपॉन ए करके, और उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इस वाली चीज से। ठीक है, तो ये तो इजी था अब हमारे लिए। तीसरा लास्ट आ जाता है ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। इसके लिए मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं वो कैसे आएगी। वो आएगी हमारे पास इस वाले फॉर्मूले के, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये आएगी। अब हमारे पास डिफरेंस भी है, डिफरेंस कहाँ से है, यहाँ से है, और प्रोडक्ट तो हमारे पास c अपॉन a है ही। ठीक है, प्रोडक्ट भी है, डिफरेंस भी है। डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो दोनों डिफरेंस है ये आप रूट डी अपॉन a करके कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। प्रोडक्ट आप जो है c अपॉन a करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कुछ और एक्सप्रेशंस ये हैं, इनको हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट इनके रिजल्ट लिख देता हूँ, आप फटाफट इसको देख सकते हैं कैसे कैसे है। ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर का स्क्वेयर और प्लस बीटा स्क्वेयर का स्क्वेयर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो इसको लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाली जो अभी हमने प्रूव की थी, ये वाली फर्स्ट वाली, इसको यहाँ पे यूज करूंगा मैं, और ये बन जाएगा मेरा रिजल्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर
माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से अब हमारे पास देखो, हमारे पास सम भी है, प्रोडक्ट भी है, सम भी है। फाइनली टास्क पता है क्या है? फाइनली टास्क ये है कि आपके पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं, या तो उसमें अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा है। हाँ, कुछ में डिफरेंस है, कुछ में डिफरेंस है, तो मैंने डिफरेंस भी निकालना सिखा दिया आपको कि डिफरेंस कैसे आएगा। ठीक है, ये चीज है। तो इसको हटा के यहाँ पे फाइनली मैं ये वाला रिजल्ट यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में है अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर का स्क्वेयर, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर और अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर। भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ? ये पहले वाले से देखिए आप, ये सबसे पहले वाले में प्रूव कर चुके हैं, इसका लिख देता हूँ मैं। क्या है? ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सम तो हमारे पास वैसे ही है, ये हमें रूट डी अपॉन ए करके मिल जाएगा। ये सम भी है और ये प्रोडक्ट भी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं इस रिजल्ट पे। तो इसको हटा के यहां से और ये वाला रिजल्ट यहां पे लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप ये वाली चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़े से इजी हैं। ठीक है, ये सिर्फ पावर 4 वाले थोड़े से टफ थे, अब हमारे पास इजियर साइड में। देखो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए वो भी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए वो भी है। ठीक है, तो वो बस वो वैल्यू पुट करनी है हमें। इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा और बीटा माइनस अल्फा, या फिर आप ये कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और दोनों रूट्स का जो है डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना सीख ही लिया है, रूट डी बाई ए करके। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है? रूट डी बाई ए करके। ठीक है, ओके। फाइनली हमारे पास क्या है? ये है। इसमें अगर एलसीएम लेते हैं आप, इसमें अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अगेन ये सबसे पहले वाला यूज करके आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो सम भी है, ये प्रोडक्ट भी है और ये प्रोडक्ट भी है, सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास बनता है दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन निकाल के, और बचता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, या फिर बीटा प्लस अल्फा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बीटा प्लस अल्फा। अब देखो सम भी है और प्रोडक्ट भी है, दोनों चीजें हैं, तो ये तो इतने में से ही हो गया। ठीक है, फाइनली अगर इसको हम देखें तो नीचे आ जाएगा एलसीएम अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। सबसे पहले वाले को यूज करके हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो आपकी अलजेब्रा की आइडेंटिटीज 8th 9th क्लास में हमने ये सब पढ़ी थी, बस उसी को प्लस माइनस करके ये सब हमें यूज करना है, याद नहीं करना। ठीक है, याद करने में रह जाओगे तो फिर बहुत सारी और भी चीजें हैं याद करने की, अगर आप इन फॉर्मूले को रट्टा मारने लग जाओगे। ठीक है, एक सिर्फ इसको ध्यान रख लेना, रूट वाले को। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारी ये चीजें थोड़ी सी इम्प्लीमेंट हो जाए, कैसे इसको यूज करना है। जैसे यहाँ पे ये दिया है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, वो क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिखता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर बोलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स हैं,
एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, तब पूछेगा आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा। ठीक है, तो अभी हमने आइडेंटिटीज में देखा कि इसको हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो ऑल आई नीड इज इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सोल्व करने के लिए मेरे को सिर्फ दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। तो वो निकालना तो बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी बाई ए होती है, यानी कि 3/2 हो जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है और वो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगी। बस मेरे को यही वैल्यू पुट करनी है हर जगह, 3/2 और 2। तो यहाँ पे 3/2 का क्यूब कर देंगे और माइनस प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गया है और सम हमारे पास 3/2 आ गया है। तो 2 से 2 कटा, 27/8 माइनस 9, तो ये हमारे पास हो गया 27 माइनस 72/8, और इसको आप देख सकते हो क्या सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी कि अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेंगे और ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो दोनों रूट्स का सम 3/2 है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 2 है। 3/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड स्टेप का जो है, यहाँ पे अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं और बचेगा बीटा प्लस अल्फा दोनों में से। दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 2 है और दोनों रूट्स का सम कितना है, 3/2 है। तो फाइनल आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि आपको ये चीज पता है, सिर्फ दोनों का सम पता है और दोनों का प्रोडक्ट पता है, फिर वो ऐसे उल्टी सीधी चीजें कुछ भी पूछे हम प्रोडक्ट और सम की हेल्प से सब कुछ निकाल देंगे। ठीक है, ये बात है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है, इससे आगे के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने ये सिमेट्रिक वाला किया है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक लिखा हुआ है। सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि जो अल्फा के साथ है वही बीटा के साथ है। अल्फा का स्क्वायर किया है तो बीटा का भी स्क्वायर किया है, अल्फा का क्यूब किया है तो बीटा का भी क्यूब किया है। तो इसी चीज से रिलेटेड थोड़े से मैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आप इन कंसेप्ट्स को, इन आइडेंटिटीज को थोड़ा सा लिख के देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये आइडेंटिटीज बनी कैसे हैं। ठीक है, अब हो सकता है मैंने 8-10 आइडेंटिटी मैंने लिखवा दी और हो सकता है जो है एनडीए इनके अलावा ही कोई नई क्रिएट कर दे, ट्विस्ट करके। आइडेंटिटीज क्या है, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके नई आइडेंटिटी बन जाएगी। वो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देगा, फिर आप बोलोगे सर ने ये तो नहीं पढ़ाया। तो चीजों को समझो कि वो चीजें क्रिएट कैसी हुई हैं, फिर वहां पे पेपर में फटाफट आप कंसेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।